सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, यानी कोई भी सारणी है और उस सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज यानी मल्टीपल जोड़ दिया या घटा दिया जाता है तो फिर उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो इसकी उत्पत्ति देखते हैं, इसका प्रूफ जो है उस प्रूफ को अपन देखते हैं। मैंने मान लिया और माना कि डेल आपके पास में है और वो है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये क्या आपके पास में कोई डेल है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक नया सारणी प्राप्त कर रहा हूं और वो है डेल 1, और वो मैंने कैसे बना दिया, प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है उसके अकॉर्डिंग बना दिया। और क्योंकि उसने कहा है कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, तो पंक्ति या स्तंभ मैंने पहली पंक्ति ले ली a1 a2 a3 जो पंक्ति है, उस प्रथम पंक्ति में तृतीय पंक्ति के संगत अवयवों के गुणा जोड़ रहा हूं मैं। तो तृतीय पंक्ति के संगत अवयव c1 है और उसका k गुणा जोड़ रहा हूं, और यहाँ पे हो गया a2 प्लस k c2, और फिर है आपके पास में a3 प्लस k c3, यहाँ से इसको हटा लो, ये आएगा k c3। मैंने क्या कहा कि प्रथम पंक्ति के जो अवयव हैं उसमें तृतीय पंक्ति के संगत अवयवों का k गुणा ऐड कर रहा हूं, और बाकी को ऐसा लिख दिया b1 b2 b3 c1 c2 c3, यानी जो डेल 1 अपने को प्राप्त हुआ है वो प्रथम पंक्ति में तृतीय पंक्ति के संगत अवयव का k गुणा जोड़ने पे प्राप्त होता है क्या अपने को डेल 1। अब इस डेल 1 में देखो, अगर आपको गुणधर्म नंबर यानी गुणधर्म 5 याद है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक सारणिकों के पदों के योग के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रथम पंक्ति के जो अवयव हैं वह 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखे गए हैं, तो फिर उसी क्रम का 2 या 2 से अधिक सारणिकों के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करूंगा, a1 फिर आएगा आपके पास में a2 और फिर आएगा आपके पास में a3, फिर है b1 b2 b3 और फिर है c1 c2 c3 और फिर है प्लस आएगा k c1 k c2 और k c3, तो प्लस आ गया k c1 k c2 और k c3, और फिर आपके पास में b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये किस गुणधर्म के अकॉर्डिंग हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर, यहां लिख सकते हो आप प्रॉपर्टी 5, क्योंकि प्रॉपर्टी 5 अपन जानते हैं कि ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि अगर कोई भी सारणी में पंक्ति या स्तंभ जो है तो वो 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखे गए हैं, तो फिर उसी क्रम पे 2 या 2 से अधिक सारणिकों के पदों के रूप में आप क्या लिख सकते हो, उसको तोड़ के लिख सकते हो। तो ये तो आ गया आपके पास में देखो a1 a2 a3 और फिर है b1 b2 b3 और फिर है c1 c2 c3। फिर देखो एक गुणधर्म और पढ़ा था अपन ने और वो था गुणधर्म नंबर 4। तो गुणधर्म नंबर 4 जो पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको कि गुणधर्म नंबर जो 4 है वो सारणिक, किसी भी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ की सर्व और व्यनिष्ठ गुणनखंड क्या ले सकते हैं, अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से k आएगा आपके पास में बाहर, तो ये आ गया आपके पास में c1 c2 c3 b1 b2 b3 और फिर है c1 c2 c3। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन जानते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी आप प्रॉपर्टी नंबर 4 से इसको इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यहां से देखो जो डेल 1 है वो चल रहा है अपना, यहां से ये तो आ गया एज इट इज, इसको तो मैंने लिख दिया a1 a2 a3 और फिर है b1 b2 b3
और C1 C2 C3, फिर प्लस K है तो K एज इट इज हो गया। और फिर जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो अपन जानते हैं कि यदि किसी भी सारणी में दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ क्या हों, एक जैसे हों, सर्वसम हों, तो फिर उस सारणी का मान अपने को क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो ये आ गया आपके पास में 0 बाय प्रॉपर्टी 3। तो प्रॉपर्टी 3 से इसका मान क्या आ गया, 0। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, डेल 1, और डेल 1 क्या है आपके पास में, A1 A2 A3, और ये आ गया B1 B2 B3 और C1 C2 C3। और ये किसके इक्वल है, आपको देखो डेल के इक्वल है। ये क्या है, डेल है, यानी आपको क्या प्राप्त हो गया, डेल 1 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया आपको, डेल प्राप्त हो गया, यानी उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था अपना गुणधर्म नंबर 6। और ये जितने भी गुणधर्म है मैं बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये अपने को याद रखने पड़ेंगे, और जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप क्वेश्चन सोल्व कर नहीं पाओगे, यानी आपको काफी दिक्कतें आएंगी। तो इन प्रॉपर्टियों को आप क्या करो, याद करो। और ये जो गुणधर्म लगा है वो किसी भी पंक्ति या स्तंभ में भी लग सकता है, यानी आप द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति में भी इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, और प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तंभ के लिए भी इसे क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, यानी उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है उसमें देखो क्या दिया है, उसमें दिया गया है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा किया जाए तो प्राप्त राशियों का योग क्या होता है, 0 होता है। तो इसका प्रूफ अपन देख रहे हैं, और इसका प्रूफ देखो क्या है। माना कि कोई सारणी अपने पास में डेल है और वो है A11 A12 A13, और ये है A21 A22 और A23, फिर है A31 A32 और A33। ये क्या आपके पास में कोई डेल है। अगर मैं इस सारणी का मान निकालूंगा, यानी डेल का मान जो होगा वो अगर प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने में प्राप्त करूं तो वो देखो क्या मिलेगा आपको, A11 और F11, क्योंकि F11 क्या है, इस अवयव A11 का क्या है, सेकंड है, और फिर आएगा प्लस A12 F12, फिर आएगा प्लस A13 और F13। यहां पे देखो, यानी कि प्रथम पंक्ति के अवयवों को प्रथम पंक्ति के संगत सेकंडों से अगर गुणा किया जाए, गुणा करके योग किया जाए, तो वो अपने को क्या मान देगा, सारणी का मान देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे A11 A12 और A13 की स्थान पर अगर A31 A32 और A33 रख दूं तो फिर जो डेल का मान आएगा वो क्या आएगा, 0 होगा। यानी कि A11 A12 तथा A13 के स्थान पर क्या रख दूं, A31 A32 और A33 प्रतिस्थापित कर दूं। प्रतिस्थापित अगर कर दिया जाता है तो फिर जो डेल मान देगा आपको वो देखो क्या देगा, A11 की जगह मैं क्या रख रहा हूं, A31 और F11 प्लस A32 और F12 प्लस A33 और F13, तो वो आपको क्या देगा, 0 देगा। यानी इन राशियों का जो योग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही आप द्वितीय पंक्ति के जो अवयव हैं उनको जो प्रथम पंक्ति के सेकंड से गुणा करके योग किया जाता है तो भी वो आपको क्या मान देगा, 0 ही देगा। यानी अगर मैं
A11 A12 और A13 के स्थान पे A21 A22 और A23 लूं तो भी उसका मान क्या आएगा आपके पास में शून्य ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो A21 F11 प्लस A22 F12 प्लस A23 और F13 तो भी आपको मान क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस पंक्ति के यानी प्रथम पंक्ति के संगत सेकंडों से मल्टीप्लाई करके योग किया जाता है तो वो हमेशा आपको सारणी का मान देता है। लेकिन अगर प्रथम पंक्ति के सेकंडों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयव से मल्टीप्लाई करके योग किया जाता है तो उस सारणी का मान हमेशा क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। और ये था अपना गुणधर्म नंबर 7। इंपॉर्टेंट गुणधर्म ये जितने भी मैं बता रहा हूं और इनको अपने को क्या करना है, याद रखना है ताकि अपन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाए। और जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो उस प्रत्येक क्वेश्चनों पे अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है। नेक्स्ट गुणधर्म है वह गुणधर्म नंबर 8। गुणधर्म 8 देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो देखो इसको देखते हैं। मान लिया कि अपने पास में कोई सारणी है डेल और वो डेल है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और 0 0 0। यही तो कहा उसने कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव की बात की उसने, न कि किसी एक या दो अवयव की, पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो फिर उस सारणी का मान क्या प्राप्त होगा, अपने को शून्य प्राप्त होगा। अगर मैं इसका प्रसार तृतीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, तो इसका जब प्रसार करोगे तृतीय पंक्ति के अनुदिश तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा, ये 0 है और इसकी स्थिति 3 1 है तो प्लस आएगा और फिर आएगा इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव छोड़ोगे तो ये क्या आएगा A2 B3, ये आ गया आपके पास में A2 B3 माइनस B2 A3 फिर इस अवयव की स्थिति होती है 3 2 तो आएगा माइनस का 0 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव छोड़ गया तो आएगा A1 B3, ये आएगा A1 B3 माइनस B1 A3 तो आएगा B1 A3 और फिर आएगा 0 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो आएगा A1 B2 माइनस B1 A2 तो आएगा B1 A2। तो यहां से देखो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इस डेल का मान, तो यह हो गया 0, ये भी आ गया 0 और ये आ गया 0। तो आपको टोटली क्या मिल गया, डेल का मान 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रॉपर्टी को अपने को ध्यान रखना है कि यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो फिर उस सारणी का मान क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपना गुणधर्म है वह गुणधर्म नंबर 9 और गुणधर्म नंबर 9 जो है वो देखो क्या कर रहा है, इसको तो हटा देते हैं यहां से। तो गुणधर्म नंबर 9 के अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि ये कहना चाहता हूं कि जितने भी गुणधर्म है उन गुणधर्म को आप लिख के या फिर याद करके समझे उनको कि ये जो गुणधर्म है वो गुणधर्म कहना क्या चाहते हैं। और जब इन गुणधर्मों को आप समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन में अप्लाई करने में आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो भी होंगे वो इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और गुणधर्म जो 9 है वो देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार आयु से संबंधित सारणिक का मान उसकी मुख्य विकर्ण की अवयवों का
गुणन होता है। यानी कि अगर कोई त्रिभुजाकार आव्यूह अपने को दी गई है तो उस त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक का जो मान होगा, यानी कोई भी आपको त्रिभुजाकार आव्यूह दे दी, जैसे मान लो आपको पहले जो त्रिभुजाकार आव्यूह मिली है, नहीं सॉरी, त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित जो सारणिक मिली है, और त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक जैसे मान लो हो गई आपके पास में ए बी सी और 0। ये क्या है, एक ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक है। तो इसका जो मुख्य विकर्ण होगा, यानी इसके जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव का गुणन होगा वो इस सारणिक का क्या होगा, मान होगा। तो यहां से देखो, इसको जब सोल्व करोगे आप, तो सोल्व करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, AC माइनस का, ये आ गया AC माइनस का B इंटू 0। तो क्या प्राप्त हो गया आपको, AC प्राप्त हो गया। और यही कह रहा था कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है उस सारणी का मान। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन ही तो प्राप्त हो रहा है। अगर अपने पास में अगर कोई दूसरी सारणी है, यानी त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित कोई दूसरी सारणी है और वो है A B C और 0, और ये किस प्रकार की आव्यूह है, यह निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक है। तो फिर इसका जब आप प्रसार करोगे तो क्या आएगा आपके पास में AC माइनस का, तो वही प्राप्त हो रहा है AC माइनस का B इंटू में 0। तो क्या मिल गया आपको, उसके मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणन ही प्राप्त हो रहा है। तीसरा देखो, अगर तृतीय क्रम के आव्यूह से संबंधित सारणिक हो और वो कैसी हो, त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक, तो देखो क्या प्राप्त होगा, A B C X Y Z और ये 0 0 और 0। ये है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक। तो फिर इसको मान तो मिलना चाहिए अपने को, क्या मिलना चाहिए, AXZ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जब इसका प्रसार करोगे तो प्रसार अगर मैं इसका तृतीय पंक्ति के अनुदिश करूं, तो तृतीय पंक्ति के अनुदिश जो प्रसार करोगे तो आएगा आपके पास में Z, और Z की स्थिति क्या थी, 3 3 थी, तो आएगा पॉजिटिव। और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को क्या करोगे आप, छोड़ोगे तो शेष आएगा AX माइनस का B0, तो ये आएगा AX माइनस का B इंटू में 0। तो यहां से देखो आपको क्या प्राप्त हो गया, AXZ प्राप्त हो गया, AX और Z प्राप्त हो गया, जो कि क्या है, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणन है। चौथा सारणिक जो है वो देखो इस प्रकार हो सकता था कि A B C हो और फिर हो X Y Z और ये 0 0 और 0। और ये कैसी आव्यूह से संबंधित सारणिक है, ये है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक। तो फिर यहाँ देखो, इसका जो प्रसार करोगे और इसका प्रसार अगर मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश करूं, तो प्रथम पंक्ति में अवयव है A, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो आएगा XZ माइनस का Y 0, तो आएगा XZ माइनस का Y इंटू में 0। आपको क्या प्राप्त हो गया, AXZ प्राप्त हो गया। तो ये था अपना गुणधर्म नंबर 9, ठीक है। अगला जो गुणधर्म है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में, यानी कि 10 नंबर जो है वो क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में x का बहुपद हो तथा x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 होता है, तो x माइनस e उस सारणिक के मान का एक गुणनखंड होगा, देखो इसको समझते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है। अगर मान लो आपके पास में डेल है और वो डेल है 1
एक्स स्क्वायर 1a और a स्क्वायर 1b और b स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इस सारणिक में देखो x का बहुपद है सारणिक में और x के स्थान पे a तथा x के स्थान पर b रख दूं। x के स्थान पे a रखोगे तो यह बनेगा 1a स्क्वायर। तो फिर गुणधर्म नंबर थर्ड से इस सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं x के स्थान पे b रखूंगा, x के स्थान पे b रखूंगा तो b सारणी का मान क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। तो जब भी ऐसा होता है तो फिर x माइनस a जो होगा और x माइनस b जो होगा वो इस सारणी के मान का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। और जब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों में, और यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो क्योंकि अभी तक अपन ने जो ऑपरेशन है यानी प्राइमरी ऑपरेशन है, प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, उन संक्रियाओं को नहीं पढ़ा है। जब उन संक्रियाओं को पढ़ लेंगे तो फिर इसका अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे अपन संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ से अपन के पास में जो फैक्टर बनेंगे यानी गुणनखंड होंगे वो x माइनस a और x माइनस b क्या आएगा? बाहर आएगा। और इसका जो प्रसार करोगे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में आएगा 1 और ये क्या हो जाएगा? अपने गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। और ये था गुणधर्म नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 4 में यानी जो डिटरमिनेंट्स थे उन डिटरमिनेंट्स के जितने भी प्रॉपर्टी हैं उन प्रॉपर्टी को अपन ने डिस्कस कर लिया है। और इन प्रॉपर्टी को आप क्या करोगे? अच्छे से याद करोगे। और फिर अपन जो नेक्स्ट डे है उसमें अपन जो प्रारंभिक संक्रिया है और सारणिकों के जो गुणनफल हैं उन पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के इस वीडियो को आप देखते रहिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प